हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अखिल रॉय एंड वेलकम टू द एपिसोड नंबर 4, जहां हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में आज का जो टॉपिक है वो है क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। मेरी एक छोटी सी गुजारिश उन लोगों के लिए जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने देखा है अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इससे पहले मैंने 3 जो वीडियो अपलोड ऑलरेडी कर चुका हुआ हूँ उसे जा कर के एक बार देख लीजिए, सो दैट यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दिस टॉपिक, राइट। तो आपको अच्छा समझ भी आएगा और आपको एक क्रोनोलॉजी से आप चीज़ों को याद भी कर पाएंगे। जो मेरे वीडियो से हमें शुरू से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि आप पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, राइट, बट आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा अपने हाथों से, बिकॉज नोट्स जो होंगे वो आपके एग्ज़ामिनेशन के लास्ट टाइम में बहुत ही काम आते हैं। तो आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ऑलराइट, ये मुझे इतना कहना है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ज़्यादा समय नहीं खाऊंगा आपका। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन तो आपसे यही आ जाती है आपके दिमाग में कि सर ये क्रोमोसोम तो सेल में दिखाई ही नहीं था आपने, तो ये इस क्रोमोसोम कैसे पढ़ रहे हैं, तो ये सेल से इसका रिलेशन क्या है। देखिए, सेल में क्या है ना कि सेल में मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल का मिडिल वाला जो पार्ट होता है ना, न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियस में दो चीज़ें, अब मैं ये न्यूक्लियस को ही बड़ा कर देता हूँ। अब न्यूक्लियस में दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो होता है क्रोमोसोम ऐसे 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 करके, और एक होता है इन सब में लाइक लिक्विड होता है, राइट। और इस लिक्विड को हमने बताया था पहले, पिछले 2 वीडियोस में बोलता आ रहा हूँ, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और पूरे सेल के अंदर का जो लिक्विड रहता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और ये दोनों प्लाज्म मिलते हैं तो प्रोटोप्लाज्म बनता है, राइट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मैंने आपसे ये नहीं बात की थी कि न्यूक्लियस में ये जो धागे नुमा संरचना होती है, राइट, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो माय फ्रेंड, उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। अभी क्रोमोसोम में याद रखने वाली क्या बात है, ये जो ऐसा होता है ना, ये समझ लीजिए कि ये आपका डीएनए है। ये डीएनए का लास्ट वाला पार्ट आपको याद रखना है, क्योंकि इसे हम टोलोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? टोलोमर कहते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी पड़ेगी कि देखिए, ये एक तो न्यूक्लियस में होता है, इसको वोल्डेयर ने खोजा था, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके नीचे वाले को टोलोमर कहते हैं। तो ये 3 बातें आप याद रखिए, वोल्डेयर, टोलोमर, फिर उसके बाद आप याद रखिएगा ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इम्पोर्टेंट जो जो इम्पोर्टेंस रखती हैं और आपको याद भी रखना पड़ेगा। देखिए, ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं। पी में 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेमन में 18 और 36 होते हैं। जैसे छोटा वाला जो नींबू अगर आप लें जो कच्चा है एकदम, उसमें 18 पाया जाता है, जबकि बड़े वाले में 36 पाया जाता है। चिंपांजी में 48 होता है। उसके अलावा टोबैको के भी में भी क्रोमोसोम 48 होता है। सबसे ज़्यादा होता है टेरिडोफाइडस में। सो टेरिडोफाइडस आपको मैं एक वर्क देता हूँ, आप गूगल कीजिएगा, यू विल फाइंड आउट व्हाट इज़ टेरिफाइडस। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि टेरिफाइडस क्या होता है। अगर आप एक सेंटेंस भी टेरिफाइडस के बारे में लिखेंगे तो आई वुड बी वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे ये पता चलेगा कि हाँ, मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, राइट। तो टेरिफाइडस के में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं, ऑलमोस्ट 1600 होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना क्रोमोसोम होता होगा, राइट। तो ये बात आपको याद रखना है, इसको छाप लीजिए और ये आएगा आएगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्रोमोसोम मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, क्रोमोसोम से क्या मैं बता रहा हूँ कि देखिए ऐसे, सॉरी, देखिए क्रोमोसोम ऐसा ही बनता है ना, दांत के जैसे होता है, ऐसे, ये ऐसे ही होता है क्रोमोसोम आपका। ये नीचे वाला टोलोमर होता है। अब इस टोलोमर को अगर आप खींचे ना तो ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म कोई पूछ दे तो आप बता दीजिएगा, उसका फुल फॉर्म है डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइट। और यहाँ दूसरा वाला पॉइंट में देखिए मैंने क्या लिखा है कि अगर टोलोमर को ड्रैग करेंगे तो डीएनए बनता है, और जब आप डीएनए को खींचते हैं ना तो जीन बनता है, राइट। तो ये आगे वाले स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूँ। और जो जीन होता है ये कि भी जेनेटिक्स का बेस होता है, राइट। तो ये जेनेटिक्स का बेस होता है। और दो इम्पोर्टेंट चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ कि इसी डीएनए में जब हम जीन पढ़ रहे होंगे तो जीन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एटी और दूसरा होता है जीसी, एडेनिन, थायमिन, गायनिन और साइटोनिन,
ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपको याद रखनी है, राइट। तो ये दिमाग में रखिएगा। आने वाले स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ क्या होता है डीएनए। देखिए मैंने आपको यहाँ तक छोड़ा है, राइट, तो इसे हम डीएनए कहते हैं, इसको डीएनए कहते हैं, राइट। अब इसी को ना अगर हम और खींच देना तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अभी इस स्ट्रक्चर को ना हमने जीन का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? जीन का नाम दिया है। याद रहेगा आपको, ये जीन होता है। और इस देखिए जीन में ना ऐसे 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 10 होते हैं, 10 ऐसे लाइनिंग होती है, 10 इसमें ऐसे लाइनिंग होती है, राइट। अब ये 10 लाइनिंग को ना, एक लाइनिंग को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ये याद रखिएगा आप, ये जो धागे नुमा जो संरचना है, जो लाइनिंग है, उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो समझ लीजिए कि एक जीन के अंदर, इस एक को ना हम जीन कहते हैं। तो एक जीन के अंदर कितने कितने न्यूक्लियोटाइड? 10 न्यूक्लियोटाइड, आपको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इस न्यूक्लियोटाइड को ऐसे मैं बना देता हूँ, राइट। इसका एक न्यूक्लियोटाइड बना दिया। तो इसमें देखिए 4 तरीके से रहता है। पहले में एडेनिन रहता है, दूसरे में थाइमीन रहता है, तीसरे में ग्वानिन रहता है, और फिर इसमें आपका साइटोकाइनिन होता है। तो ATGC। तो इस तरीके से आप समझिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीन जीन में होता है न्यूक्लियोटाइड, और एक न्यूक्लियोटाइड में ये चारों होते हैं, ATGC, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोकाइनिन। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ, ये याद रखिएगा। आपको समझ आ रहा है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट ये कॉम्प्लेक्स उतना भी नहीं है। देखिए ये बात याद रखिए आप, ये जो एडेनिन होता है और थाइमीन होता है और ग्वानिन और साइटोकाइनिन जो होता है, तो इनके बीच डबल बॉन्ड होता है और इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। मैंने क्या क्या बताया? मैंने आपको बताया अभी न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के बाद मैंने आपको बताया कि एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है। तो इसमें ATGC होता है, इसको याद रखने का एक ट्रिक है, एडेनिन, थाइमीन, गायोनिन और साइटोकाइनिन, ठीक है। अब एडेनिन और थाइमीन के बीच डबल बॉन्ड होता है, ग्वानिन और साइटोकाइनिन के बीच थर्ड बॉन्ड होता है, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। अभी देखिए ये जो 10 दूसरा चीज़ हमें क्या जानना है? देखिए दूसरा चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, वो ये है कि देखिए 10 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना, राइट, उनमें 34 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है, उनके बीच की दूरी। तो एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी ना, यानी एक और इनके बीच की जो दूरी होती है ना, वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम, ये याद रहेंगे आप, ठीक है। ये डीएनए के बारे में मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। डीएनए के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, पहले मैं इसको इरेज कर लूँ, ठीक है। हाँ, डीएनए के बारे में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लीजिए कि इसका ये, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये एक लाइक इधर से भी एक लाइनिंग आई है और इधर से भी लाइन जा रही है, तो ये डबल स्टैंडर्ड है, डबल डबल लेयर स्टैंडर्ड है ना, यानी दोहरी संरचनात्मक कोई एक जगह है, मतलब एक फिगर है, तो इसको ये डबल स्टैंडर्ड लेयर है, ठीक है। और इसको खोजा था हमने वॉटसन वॉटसन एंड क्रिक ने खोजा था, तो ये याद रहेगा आप, ठीक है। वॉटसन और क्रिक ने इसे खोजा था, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डीएनए का एक टर्म जो होता है, जो ये वाला मैं बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इनके पूरे के बीच की जो दूरी होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और एक के बीच की दूरी होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है, राइट। अब कुछ और चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ कि किसी भी एक जीन में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और इसको खोजा किसने? वॉटसन एंड क्रिक ने खोजा था, राइट। तो ये समझ लीजिए। अब ये समझ लीजिए आरएनए का। तो पहले अब आपको थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक डीएनए बनता है, राइट। डीएनए बनता है, डीएनए में होता क्या है, तो ये समझ लीजिए, फिगर से समझिएगा। डीएनए डीएनए में होता है न्यूक्लियोटाइड, और इसको मैं पॉली लिख देता हूँ बिकॉज ये 10 न्यूक्लियोटाइड होता है, और ये दो चीज़ों में बढ़ जाता है। एक तो होता है न्यूक्लियोसाइड,
न्यूक्लियोसाइड, ठीक। ये होता है न्यूक्लियोसाइड और ये होता है फॉस्फेट। शरीर में फॉस्फेट का कोई काम नहीं है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो भागों में बढ़ जाता है। अब ये दो भागों में फिर बचता है, ठीक है। एक तो होता है नाइट्रोजन बेस, सॉरी, इसको मैं थोड़ा और मिटा देता हूँ ना। मैं यहाँ न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट से शुरू करूँगा। हाँ, तो जैसे मैंने बताया कि आपको ये हो जाएगा एसिड बेस और ये हो जाएगा नाइट्रोजन बेस, ठीक है। अभी नाइट्रोजन बेस में भी ना दो होती हैं। एक तो होता है डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और एक होता है न्यूक्लियोक एसिड, ठीक है। एक होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और नाइट्रोजन बेस में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस में होता है, यहाँ होता है एजी, जैसे सॉरी, हाँ, इस नाइट्रोजन बेस में दो चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखनी है। एक होता है प्यूरिन, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पायरेडेमिन, ठीक है। आप मेरे थोड़े वर्ड पे थोड़ा गौर कीजिएगा। मेरे पास फ़ोन है और फ़ोन की वजह से कई सारी चीज़ें क्लियर नहीं लिख पाता हूँ मैं, तो आप याद रखिएगा। यहाँ होता है प्यूरिन, ठीक है। यहाँ क्या होता है, प्यूरिन। अब इस पे हमें फोकस करना है। ये समझ लीजिए एसिड में दो एसिड होती है, एक डाइऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है, एक राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा, राइट। अब मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ आप अब कहाँ आपको आ जाना है, अब आपको आना है ये प्यूरिन में, प्यूरिन और पायरेडेमिन में, ठीक है। पायरेडेमिन में आ जाइए आप, ठीक है, प्यूरिन और पायरेडेमिन में। तो यहाँ होता है एजी और यहाँ हो जाता है टीसी, ठीक है। तो डीएनए में ये सब होता है, थाइमिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है। बस आरएनए में क्या होता है ना कि टी नहीं होता, इसमें होता है यूरेसिल, ठीक है। तो आपको याद रखना है, देखिए डीएनए और आरएनए में फ़र्क क्या है। डीएनए आरएनए में फ़र्क ये है कि डीएनए में टी प्रेजेंट है, थाइमिन प्रेजेंट है, और आरएनए में टी प्रेजेंट ना होकर के उसके जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट है। क्या है, उसके जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट है, राइट। तो ये आपको याद रखनी है। अब जैसे कि मैंने आरएनए बताया, तो देखिए आरएनए जो होता है ना सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। ये सिंगल लेयर स्टैंडर्ड होता है, राइट। और इसका काम हमारे शरीर में ये है कि ये प्रोटीन बनाता है, राइट। अब ये आरएनए के भी तीन टाइप हो जाते हैं, एक एम टाइप हो जाता है, एक टी टाइप हो जाता है और एक आर टाइप हो जाता है। एम वाला जो होता है ना, देखिए हमारे शरीर में प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनता है 20 एमिनो एसिड से, है ना। तो ये 20 एमिनो एसिड जो होता है ये कैसे बनता है, इसमें 10 एमिनो एसिड तो हमारे बॉडी में ही रहती है, ऑलरेडी इट इज़ इन आवर बॉडी। ये यूजलेस है। ये कब काम करेगा, जब आप बाहर से अगर 10 एमिनो एसिड अगर आप ले आएँ तो ये 10 और 10 मिल करके 20 बन जाएंगे, और ये 20 मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करेंगे जो हमारे बदन के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये इन 10 की खोज के लिए ही है आरएनए जिम्मेदार है। वो करता ये है कि जहाँ भोजन बनता है, ठीक है, वहाँ जाता है। तो यहाँ आरएनए तीन भागों में बढ़ जाता है, एक मैसेंजर वाला है। तो इसका काम ये है कि वो देखता है कि अच्छा यहाँ से एमिनो एसिड आ रहा है, तो ये टी वाले को कहता है कि अरे 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 देख 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 आ रहा है आ रहा है। तो ये टी वाला क्या करता है कि जब ये देख लेता है कि अच्छा एमिनो एसिड आ रहा है, तो ये टी वाले को बोलता है, टी वाले के पास बोलता है। तो टी वाला जाके ट्रांसफर, टी से ट्रांसफर, ये जा करके उसे कहता है कि भैया भैया इधर आओ, तुम्हारे लिए एक मस्त जगह ढूंढे हैं, ठीक है। तो वो उसको लेकर के ट्रांसफ़र कर देता है, एमिनो एसिड को ट्रांसफ़र कर देता है। और ये एमिनो एसिड क्या होता है, आरएनए के पास चला जाता है, जो बाद में चल करके उसे प्रोटीन में चेंज कर देता है। क्योंकि 10 एमिनो एसिड ले आया और 10 तो उसके बदन में थी ही, 10 मिल करके 20 हो गई। तो आरएनए इस तरीके से। तो आरएनए और डीएनए में फ़र्क इतना ही है कि डीएनए में थाइमिन होता है, लेकिन आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल नहीं होता, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आरएनए बताया ना मैंने कि लाइक आरएनए हैज़ यूरेसिल थाइमिन के जगह पे, यूरेसिल थाइमिन की जगह पे। तो थाइमिन अगर नहीं है तो कहाँ है, क्या है वो उसकी जगह पे, यूरेसिल,
राइट। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको, ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन, ये चारों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। देखिए मैं आपको यहीं समझा देता हूँ, राइट। देखिए एक होता है डीएनए, आरएनए, और यहाँ पी से प्रोटीन होता है। देखिए एक तो ये है, एक तो ये है, और एक ये है, और एक ये है, ठीक है। देखिए डीएनए से आरएनए को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, राइट। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अगर किसी चीज़ का डीएनए से हम आरएनए में चेंज कर रहे हैं तो उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो आरएनए से डीएनए में जब करेंगे तो इसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, याद रहेगा। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए बन जाए तो उसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। और आरएनए से अगर प्रोटीन बन जाए तो उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। यानी समझ लीजिए, यहाँ समझ लीजिए, ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनेगा, डीएनए से आरएनए बनेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से डीएनए बनेगा, ठीक है। रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनेगा, ठीक है। और ट्रांसलेशन में आपका आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इन चीज़ों को, इन चार चीज़ों को बहुत ही ध्यान तरीके से याद करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे, राइट। तो ये स्लाइड का आखिरी वाला, सॉरी, ये पूरे सेशन का आखिरी वाला स्लाइड था। ये सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट टॉपिक सेल डिवीज़न है। सेल डिवीज़न में मैं बताऊँगा कि किस तरीके से इंसान के शरीर में कैसे सेल डिवीज़न होती है, राइट, और कैसे इंसान में बच्चा पैदा होता है, वो भी मैं बताऊँगा, राइट। तो वीडियो को अगर आपने अब तक देखा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और जैसे कि मैं हमेशा कहते आता हूँ कि आप नीडी लोगों को शेयर कीजिएगा। तो पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा सकते हैं। आप इसको, नीडी को शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए। और मेरा आखिरी वाला टॉपिक ये है कि जय हिंद। मिलेंगे अगली वीडियो में, ख्याल रखिए खुद।